welcome to Shri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session जहाँ important current affairs को हम cover करते हैं. आज के इस सेशन में हमें क्या करना है, ये एक लिस्ट आपके सामने है. पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं. गिरा वाटरफॉल कहाँ पर है, न्यूज़ में है, क्यों है, वो भी देखेंगे. और आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये. रिवर इससे एसोसिएटेड है, एक अंबिका रिवर. सो इसके बारे में भी जान लेंगे, इसकी ट्रिब्यूटरीज और सब कुछ, ताकि इम्पॉर्टेंट है, न्यूज़ में है, तो अगर इससे एसोसिएटेड कुछ भी हो तो हम उसको कवर कर लें. ठीक है. इंटरनेशनल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट दी हाई सीज, तो यहाँ पर ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब 40 ईयर्स आई वुड से, अगर आपको यूएन क्लॉज याद हो तो उसके बाद ये आई है. अब यहाँ पर ना ये आपके जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, मतलब आप कहोगे सभी से कनेक्ट होती है क्या? बिल्कुल सभी से कनेक्ट होती है. जीएस पेपर 1 में वाटर रिसोर्सेज से, जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल ट्रीटीज से, जीएस पेपर 3 में कंजर्वेशन से. मतलब बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली हम इसको कवर करेंगे और यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन मेंस के लिए भी. ठीक है. We'll talk about it. Then we have मियावाकी प्लांटेशन. मियावाकी प्लांटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इसको जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हो. और एज फार एज दिस प्लांटेशन इज कंसर्न, यूपीएससी ने 2022 में बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा था, जिसने बस इतना पढ़ा हो कि मियावाकी क्या है, मियावाकी प्लांटेशन क्या है, तो वहाँ से बहुत आसानी से क्वेश्चन लिया जा सकता था. उन्होंने यही पूछा था कि मियावाकी प्लांटेशन बेसिकली क्या है. एज इन दिस वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैं बोलूँगी कि आया था. और 4 ऑप्शंस दिए थे उन्होंने. अगर आपको बस इतना पता होता कि क्या है मियावाकी तो आप उस क्वेश्चन को ले सकते थे. ठीक है. तो मेंस में भी आई वुड से कि यहाँ से अब एक सवाल बन सकता है. तो कैसा सवाल बनेगा वो भी मैं आपको बता दूंगी. जीएस पेपर 3 में क्रॉपिंग पैटर्न्स, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन से यहाँ से सवाल बन सकता है. इसके सिग्निफिकेंस से सवाल बन सकता है. और 2022 में मतलब उन्होंने पूछा था मियावाकी मेथड इज वेल नोन फॉर, और मतलब ऑप्शन था क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन द अर्बन एरियाज. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. तो इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब ये है, सवाल आ भी चुका है ऑलरेडी. ठीक है. W20 क्या है? समिट है और विमेन 20 को लेके है. सो इसके बारे में हम बात करेंगे. सो आई थिंक अब आपको एक आइडिया लग चुका है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होने वाले हैं. जीएस पेपर 3 से आप विमेन 20 समिट 2023 को लिंक कर सकते हो. एक एडिटोरियल देखेंगे जो कि बात कर रहा है सेमीकंडक्टर फैब दी अनफिनिश्ड एजेंडा. एक ऐसा एजेंडा जो अनफिनिश्ड है. और यहाँ पर ना मतलब इंडिया जो हम इतना इंपोर्ट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि वी हैव लाइक सेमीकंडक्टर फैब प्लांट्स इन इंडिया. लेकिन हमने 2 अटेम्प्ट भी दिए, फेल हो गए. फिर भी कोई बात नहीं, हम लगे हुए हैं, हम आगे करेंगे. तो यही अप्रोच भी रखनी चाहिए लाइफ में. कोई अटेम्प्ट, एक तो पहले खुल के बोलो. कोई पूछे कितने अटेम्प्ट दिए, बोलो 2 दिए, 3 दिए, 4 दिए, जितने दिए. फेल हो गए प्रीलिम्स, हाँ हो गए प्रीलिम्स से. सो पहले तो इसको एक्सेप्ट करना सीखो कि फेलियर जो है हम उसको नेगेटिव साइड पे लेते हैं. वो आपको कोई सीख दे के ही जाता है. वो एक आपको आपका व्यक्तित्व बोलते हैं या इंसान को मतलब बदल देता है. अप्रोच बदल जाती है, पर्सपेक्टिव बदल जाता है. तो यहाँ पर भी इंडिया ने 2 अटेम्प्ट दिए थे इन फैब प्लांट्स, लेकिन वो मतलब हो नहीं पाए, फेलियर हो गया. और फिर उसके बाद चाइना बहुत आगे लीड कर चुका है सेमीकंडक्टर में. तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी ये आर्टिकल है कि इंडिया को यहाँ पर क्या करना चाहिए, व्हाट लेसन्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम चाइना एज वेल. मतलब ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं. तो अब इस पर पूरे आर्टिकल को देखेंगे. काफ़ी अच्छा एक एडिटोरियल है, सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर. सो आई थिंक विदाउट टेकिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एडिटोरियल. ठीक है. और अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो. लाइक कर दिया करो, अपनी अटेंडेंस मार्क हो जाती है. कमेंट सेक्शन में बता दिया करो सेशन कैसा लग रहा है. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल. रही बात सेमीकंडक्टर फैब द अनफिनिश्ड एजेंडा, इस पर्टिकुलर आर्टिकल की. सो ये आर्टिकल जो कहता है ना, वो ये लाइंस आपको यहाँ पर दिख रही होंगी काफ़ी सारी. तो ये मतलब मैं बता दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सेमीकंडक्टर्स के बारे में बता देती हूँ ताकि एक कनेक्टिविटी बन जाए. हमारा एम है कि हमें ग्लोबल हब बनना है फॉर दी सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. लेकिन शॉर्टेज ऑफ दी सेमीकंडक्टर चिप्स हैज़ एक्सपोर्ट वल्नरेबिलिटीज़ इन दिस. सप्लाई चेन में वल्नरेबिलिटी आ गई. तो नीड है फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी. तो यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस, क्या इससे होगा, क्या क्यों चाहते हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, हर एक चीज़ को लेंगे.
सेमीकंडक्टर सबको पता है वो मटेरियल्स, मतलब दे कैन बी प्योर एलिमेंट्स आल्सो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम. सो दीज आर द मटेरियल्स विच हैव कंडक्टिविटी बेटर देन कंडक्टर्स. जिनको नहीं पता चल रहा कोई बात नहीं, ठीक है. मतलब आप सोच लो, दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट सर्व, मतलब ये दिल है ऑफ जितने भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स हम देखते हैं ना, गैजेट्स देखते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स देखते हैं, जैसे हार्ट और ब्रेन होता है ना, सो बस दे सर्व एज द हार्ट एंड ब्रेन ऑफ दीज मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, फोन्स और लैपटॉप्स, और इवन मतलब एरोस्पेस के अंदर, ऑटोमोबाइल्स में, कम्युनिकेशन में, क्लीन एनर्जी में, आईटी में, मेडिकल डिवाइस में, हर एक सेक्टर में, इकोनॉमी के हर एक सेक्टर में सेमीकंडक्टर्स आर एसेंशियल. दे आर द इंटेग्रल पार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स. आपके हाउस होल्ड गैजेट्स हो गए, राइट, मेडिकल डिवाइसेस जो एसेंशियल हैं, हर जगह वो आपको एक चिप देखने को मिलती है. सो डिमांड भी इनकी बढ़ गई, राइट. तो शॉर्टकमिंग्स फिर हमें देखने को मिलेगी, हम इम्पोर्ट करने लगे. जब देखो इंडिया जो है ना, इंडिया वांट्स टू बिल्ड इट्स ओन सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट विच इज़ अ वेरी यू कैन से स्पेशल प्लेस ही हो गया वेयर कंप्यूटर चिप्स आर मेड. क्योंकि देखो बहुत डिमांड है इसकी, और किसी पे रिलाई करना बहुत गलत हो जाएगा. मतलब पूरा आप इम्पोर्ट डिपेंडेंट हो, वो भी नहीं होना चाहिए. और ऐसा नहीं कि हमने ट्राई नहीं किया, गवर्नमेंट ट्राई टू बिल्ड द सेमीकंडक्टर प्लांट 2 times बट दैट डिडंट वर्क आउट. सो उन्होंने स्पेशल इंसेंटिव्स ऑफर किए, दे फाउंड कंपनीज दैट वर इंटरेस्टेड, दीज कंपनीज कुडंट गैदर दैट एनफ मनी रिसोर्सेज टू स्टार्ट दैट प्लांट. तो अब गवर्नमेंट वापस से दे वांट टू ट्राई अगेन, और एक इट्स अ गुड प्लान, बिकॉज अपना सेमीकंडक्टर प्लांट होना इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर ऑल्सो. आप किसी कंट्री पे लेस डिपेंडेंट होगे एंड कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन आसान नहीं है, मुश्किल है, रिस्क है, चैलेंजेस हैं, जैसे यूपीएससी के प्रिपरेशन में आते हैं वही है. और हमें अपने पास्ट के फेलियर से सीखना है. हमें मतलब यूपीएससी के लिए जो हम एस्पिरेंट्स हो उनको भी, और जो सेमीकंडक्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में भी जो हमने 2 अटेम्प्ट दिए उसमें वी हैव टू फाइंड न्यू वेज टू मेक इट हैपन, राइट. सो इट इज़ अ बिग चैलेंज. गवर्नमेंट इज वर्किंग हार्ड टू फिगर आउट कि हाउ सक्सेसफुली वी कैन बिल्ड अ सेमीकंडक्टर प्लांट इन इंडिया. 2021 में सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया था, अगर आपको याद हो पीएलआई स्कीम्स तो सबको पता ही होगी, तो 76,000 करोड़ अंडर द पीएलआई स्कीम सैंक्शन किया ताकि सेमीकंडक्टर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज किया जाए विद इन इंडिया. इसकी नीड की बात करूंगी, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है उसकी भी बात करूंगी, चैलेंजेस सबकी बात करूंगी, लेकिन पहले थोड़ा सा एडिटोरियल की तरफ अगर बढ़ जाए. देखो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इन इंडिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक इम्पॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिक पॉइंट दोनों से डील करता है ये. और रीज़न ये भी है कि सेमीकंडक्टर एक ग्रोइंग मार्केट है. इंडिया की डिपेंडेंस है बहुत, सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करते हैं हम, लेकिन ये इट इज़ वेरी सस्केप्टेबल, राइट. Despite the government's effort, there is still uncertainty about whether India will successfully establish a semiconductor fabrication plant. क्या लगता है? So to understand this, it is very crucial to examine the reasons कि आपके पहले 2 अटेम्प्ट, एक 2017 में सरकार ने अटेम्प्ट दिया था, लेकिन it didn't receive any response from the potential investors. फिर 2012 में अटेम्प्ट लगाया, थोड़ा मतलब which was fared better, लेकिन स्पेशल इंसेंटिव पैकेज भी थे, लेकिन काम बन नहीं पाया, बात हो नहीं पाई. इन्वेस्टमेंट देखो, फॉर बोथ द फैब्स $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए थी. गवर्नमेंट ऑफर्ड इंसेंटिव्स अमाउंटिंग टू नियरली $5 बिलियन. लोकेशन फाइनलाइज होगी, लैंड वॉज अलॉटेड फॉर द फैब्स, लेकिन वही 1-2 मार्क्स से जैसे हम रह जाते हैं. तो कहने का मतलब ये ना, सरकार क्या कर रही है हमारे यहाँ पे ना, हम न्यू से स्टार्ट करते हैं, जैसे एज इन ग्रीन फील्ड. चाइना ये नहीं करता. चाइना क्या करता है अभी बताऊंगी. उससे पहले ये देखो, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इज ऑल अबाउट मेकिंग कंप्यूटर चिप, सबको ही पता है, और ये हाईएस्ट लेवल, इट इज लाइक द हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट फॉर ह्यूमंस. आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है, बहुत ही रैपिड, ऐसे रैपिड पेस पे इंप्रूव कर रही है. और यहाँ पर देखो चाइना बहुत लीड, बहुत आगे जा चुका है इसमें. चाइना ने जबकि स्टार्ट किया था बिट लेटर देन अदर कंट्रीज, तो लेकिन उसने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है. अब ये क्या मतलब, पीछे की बात पता होनी चाहिए आपको इसको लेके. देखो चाइना क्या कर रहा है ना, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट है जो चल नहीं पाया, लेट्स से फॉर दैट मैटर, आप उसको एक्वायर कर ले रहे हो,
और फिर उसके बाद आप उसको चाइनीज गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है. सो दे बॉट मेनी स्ट्रगलिंग फैब्रिकेशन प्लांट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, बिल्ड देयर ओन इंडस्ट्री. सो चाइना ऑल्सो हैज लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ह्यूज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. सो दे आर एबल टू ग्रो देयर चिप्स प्रोडक्शन क्विकली. तो ये इनकी अप्रोच है. अब बात वो फ्रॉम स्क्रैच नहीं शुरू कर रहे हैं. वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली जो एग्जिस्टिंग है उससे वो लेकर आ रहे हैं बाहर चीज़ों को, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं. ये लेसन्स आप चाइना से हम ले सकते हैं, राइट. सो चाइना सक्सेस इन एक्वायरिंग दीज एग्जिस्टिंग फैब प्रोवाइड्स वैल्यूएबल लेसन्स. एक्वायरिंग एस्टैब्लिश्ड फैब बहुत एडवांटेजेस देता है. रीजनेबल प्राइसिंग होती है, स्टेबलाइज टेक्नोलॉजी है, मार्केट है, सप्लाई चेन एग्जिस्टिंग है, राइट, प्रोडक्ट लाइन्स एस्टैब्लिश्ड हैं. तो ये चीज़ें हैं ऑलरेडी. और ऊपर से चाइना के पास एक एडवांटेज भी है. क्या? इट कंट्रोल्स अ लॉट ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स दैट आर नीडेड फॉर द चिप प्रोडक्शन. तो आज के टाइम पे यूएस, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन सब दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी कि थोड़ा चाइना को कंट्रोल करें एंड दे ब्रिंग बैक द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग टू देयर ओन कंट्रीज. लेकिन बात वो हाथ से निकल चुकी है. चाइना मतलब हैज़ बिन वेरी इंटेंसिव, गिविंग अ वेरी इंटेंसिव कॉम्पिटिशन फॉर चिप मेकिंग इस टाइम पे बहुत, और इंडिया भी इस रेस के अंदर एंटर हो चुका है. सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन में हम बोले इन्वेस्ट कर दो, आसान नहीं है, रिस्की है, बहुत पैसा लगता है. और एक टाइम के बाद मतलब ऐसा कोई आपने बिजनेस सेट किया, आप इस स्टेज तक पहुंचे, अभी वो जो पैसा लगाया है वो निकालने से पहले ही टेक्नोलॉजी और आगे अपग्रेड हो गई, तो आपकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई. सो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं टू मेक इट इकोनॉमिकली वायबल. प्लांट्स नीड्स टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ चिप्स. आपको सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट तक कन्फाइन नहीं रहना पड़ेगा. फिर आपको अगर अपना माल बेचना है तो यू हैव टू सेल इट ग्लोबली. अगर आपको बढ़ना है इसमें, क्योंकि सबसे खास बात यह है कि चिप्स छोटे साइज़ की हैं, ठीक है, वैल्यू बहुत है, साइज छोटा है, तो बहुत अच्छी एडवांटेज है सेमीकंडक्टर्स को लेके. और अब आपको एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, तो वो बनाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है. एक न्यू लोकेशन पे फिर आपको वैसे केमिकल्स, रिसोर्सेज, पीपल नीड टू बी ट्रेन्ड, बेस्ट इक्विपमेंट नहीं हुए, पुअर क्वालिटी होगी. सो ये सारे फैब्रिकेशन प्लांट्स के लिए फिर फेलियर की तरफ गिर जाते हैं. मैन्युफैक्चरिंग them requires the most advanced technology, skilling, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अनदर ऑप्शन ये है कि अभी क्या है, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ रखी है, तो रेदर देन कि फुल फ्लेज्ड फैब्रिकेशन प्लांट पे जाएं, पहले इट इज़ रिलेटिवली ईजियर टू सेट अप असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग एंड मार्किंग फैसिलिटीज़. स्टैंडर्ड बुक्स पे डायरेक्ट जंप करने से पहले अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर लो, अपनी एनसीईआरटीज पढ़ लो, ये वही बात हो गई, राइट. हाउएवर एटीएमपी फैसिलिटीज हैव लेस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल चिप मेकिंग, लेकिन एनसीईआरटीज की वैल्यू कम नहीं है, कहने का मतलब है. लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाओगे, अपना सप्लाई चेन जो है आप उसको ले पाओगे, ठीक है. तो ये स्ट्रैटेजी जो है आप अडॉप्ट कर सकते हो. वी कैन लर्न फ्रॉम चाइना स्ट्रैटेजी ऑल्सो, जैसे कि मैंने आपको बताया इन दी सेमीकंडक्टर. और एक्वायरिंग दी एग्जिस्टिंग प्लांट, वो मैंने आपको बताया ही है कि उसके अपने ही फायदे हैं, एडवांटेजेस हैं. सो इंडिया जो है इट कैन लर्न. और रही बात, इसको मैं अगर आपके लिए समराइज करूं एज इन पॉइंटर फॉर्मेट्स में, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं. हाई इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, फिजिकल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, देयर आर लैक ऑफ फैब्रिकेशन कैपेसिटीज बोल सकते हो. Expensive fab setup, extremely expensive fab setup is one of the challenge. Insufficient और resource inefficient sector थोड़ा सा है, that challenge हो जाता है. और सोल्यूशन में यही है कि यू फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू नीड टू बिकम अ की प्लेयर, जिसके लिए सफिशिएंट फिजिकल सपोर्ट चाहिए फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स, मैक्सिमाइजिंग द सेल्फ रिलायंस, ग्लोबल सप्लाई को और बढ़ाया जाए, ठीक है. और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम लाइक जो मैंने बताया एडीएमपी, कनेक्टिविटी रिलेटेड मेजर्स को देखना है, इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए. सो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा. और अगर मेंस के लिए क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि explain the challenges that are faced in setting up the semiconductor fabrication plant in India and discuss the lessons that we can learn from the other countries in addressing these challenges, तो मीन्स के लिए सवाल बन गया. या फिर डिस्कस दी कंसिडरेशन दैट आर इन्वॉल्व इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर फैब यूनिट, बेसिकली सिंपल बोलूँ तो फैब प्लांट्स. सो ये एक 15 मार्कर्स क्वेश्चन बन गया. तो ऐसे 250 वर्ड्स के अंदर एक आंसर लिखने को रहेगा. ट्राई करना कि आंसर ज़रूर लिखो, फ़ायदा होगा, क्योंकि जितना लिखोगे
वो बहुत काम करेगा आपको। मैंने क्वेश्चन भी बता दिया कि किस तरीके से मेंस में आने वाला है, तो मेक श्योर दैट यू राइट एन आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला आर्टिकल देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अभी आर्टिकल हम प्रीलिम्स की तरफ बढ़ चुके हैं, और ये जो आर्टिकल है ये आपका बात कर रहा है इस वाटरफॉल की। डायरेक्ट क्वेश्चन, ये वाटरफॉल कौन से रिवर से एसोसिएटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी आपको बता दिया है। सो उसके बारे में थोड़ी सी अब बात कर लेते हैं। हुआ क्या है ना, अराउंड 19 पीपल इंक्लूडिंग 10 विमेन्स, दे वर इंजर्ड आफ्टर बीइंग स्टंग बाय हनी बीज नियर गिरा वाटरफॉल। ये वाटरफॉल है, तो ये वाटरफॉल एक सीजनल वाटरफॉल है, वेस्टर्न घाट्स के अंदर है, एंड इट इज़ लोकेटेड नियर दी बघई विलेज इन दी डांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इम्पॉर्टेंट है, ट्रिब्यूटरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट एमर्जेस फ्रॉम कापरी ट्रिब्यूटरी, जो कि इट ड्रॉप्स इनटू दी अंबिका रिवर। अंबिका रिवर वेस्टवर्ड फ्लो करती है, ऐसे फ्लो करती है, अरेबियन सी में ड्रेन करती है, नासिक से ओरिजिनेट करती है नियर दी सप्तोरा हिल्स, एंड कोताम्बी विलेज है नासिक में, वहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट करती है। काफ़ी बड़ा इसका कैचमेंट एरिया है, गुजरात महाराष्ट्र को इसका पूरा कैचमेंट एरिया है। लेंथ इसकी 136 किलोमीटर की है और अरेबियन सी में ड्रेन कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है। ड्रेनेज एरिया इसका 2715 स्क्वायर किलोमीटर का है, और मोस्ट ऑफ द रेनफॉल बेसिकली इट रिसीव्स फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। अभी जून से सितंबर के महीने में टाइम आ चुका है। और बाकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो खपरी, वालम, कावेरी, खरियर, सो ये मेन ट्रिब्यूटरीज हैं अंबिका रिवर की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, सवाल बन सकता है। अगला आर्टिकल कहता है द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द हाई सीज वाज रिसेंटली अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस। मैं कहूँगी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यूएन ट्रीटी ऑन हाई सीज काफ़ी न्यूज़ में थी, मार्च में भी ये न्यूज़ में रही है, जहाँ पर यूनाइटेड नेशन मेंबर्स अग्रीड ऑन दिस हाई सीज ट्रीटी। बहुत टॉक्स हुई हैं यहाँ पर, एंड treaty was that time yet to be adopted as members are yet to ratify that. So एक बार treaty adopt हो जाती है, so that मतलब once it adopted this treaty will be legally binding. तो यहाँ पर ये सब हुआ। UN क्लॉज सबने पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा सबको पता ही है। 1982 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी अडॉप्ट किया गया था, राइट, मतलब which were having the rules to govern the oceans, how to use its resources, लेकिन कोई भी comprehensive framework नहीं था that covered high seas. So यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। high seas क्या है, पहले तो चलो ना मैं आपको यही बता देती हूँ। ऐसा करते हैं, ये देख रहे हो पिक्चर, ये हाई सी, यही हाई सी है। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी रहता है, फिर उसके बाद मतलब आपके राइट्स हैं, फिर उसके बाद 24 नॉटिकल माइल्स तक कंटीजियस जोन, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहता है। उसके बाद सो बियॉन्ड दैट पॉइंट द सीज आर अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ नो कंट्री। ऑल द कंट्रीज हैव राइट, फिशिंग, शिपिंग, डूइंग रिसर्च, माइनिंग, सभी कंट्रीज के पास राइट है, और फिर नुकसान पहुंचता है। So the high seas begin at the border of the country's exclusive economic zones extending up to 370 kilometer. Beyond that point, seas are under the jurisdiction of no country. और कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो एक्टिविटीज जो है ना इन हाई सीज में, दे आर ऑफन अनरेगुलेटेड, इनसफिशिएंटली मॉनिटर्ड, वल्नरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन, एंड खास बात दे मेक अप 60% ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन बाय सरफेस एरिया, जो कि जहाँ पर कोई गवर्निंग नहीं है। सो अभी ये जो ट्रीटी है, लाइक नियरली 200 नेशंस ने डॉक्यूमेंट को साइन किया, जिसको ऑफिशियली नोन एज बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन ट्रीटी, आफ्टर एग्रीइंग टू इट्स टर्म इन मार्च फॉलोइंग रफली 15 ईयर्स ऑफ डिस्कशन। जैसे मैंने बताया मार्च में बहुत न्यूज में भी आई थी। तो दिस ट्रीटी इज मेंट टू प्रिवेंट द कास्केडिंग ऑफ स्पीशीज एक्सटेंशन, ओवरफिशिंग, ऑयल एक्सट्रैक्शन, डीप सी माइनिंग, अदर एक्टिविटीज जो कि हाई सीज के अंदर होती हैं, एंड दे हैव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। इस ट्रीटी के बारे में बात करूं तो देखो, इट इज द फर्स्ट एवर ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड ओशन, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वो ओशन दैट लाई दी आउटसाइड नेशनल बाउंड्रीज, इसको इट इज नोन एज पेरिस एग्रीमेंट फॉर द ओशन। लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, जिसका एम है एट प्रोटेक्टिंग, केयरिंग, ensuring the responsible use of marine environment, maintaining the integrity of ocean ecosystem, conserving the inherent value of marine biological diversity.
सो द ट्रीटी इज बिल्ड ऑन द लेगेसी ऑफ यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, यूएन क्लॉज 40 years ago in 1982, और अब उठा रहा है ऐसे हाई सीज ट्रीटी। तो यूएन क्लॉज एस्टैब्लिश्ड एन एरिया दैट इज कॉल्ड हाई सीज। इस ट्रीटी के हाईलाइट बताने से पहले, यार ट्रीटी मतलब पहले आपको ना थ्रेट्स पता होने चाहिए। क्या थ्रेट्स है? सी, वी नो दैट दे अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड दे आर एल नीनो, सबसे पहले तो एसिडिफिकेशन, एंडेंजर टू फ्लोरा एंड फना, और फिर उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ मेराइन स्पीशीज आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटेंशन बाय 2100 अगर ये करंट वार्मिंग और एसिडिफिकेशन चलता रहा। फिर हम ये ऑयल स्पिल्स, डिस्पोजल, अनट्रीटेड वेस्ट की डिस्पोजल, ओवर फिशिंग, इन्वेजिव स्पीशीज का इंट्रोडक्शन, कोस्टल पोल्यूशन, सी बेड माइनिंग, नॉइज पोल्यूशन, ये सारे एंथ्रोजेनिक प्रेशर्स हैं ऑन दी हाई सीज। और हाई सीज रिमेन एज वन ऑफ द लीस्ट प्रोटेक्टेड एरिया, मतलब अगर आप देखो तो ओनली 1% ऑफ इट इज अंडर दी प्रोटेक्शन। तो कितना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। तो ये ट्रीटी के क्या हाईलाइट्स हैं, ये ट्रीटी क्या कहती है? ये ट्रीटी कहती है कि कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड would have made a promise to protect the oceans. They want to set, like इस treaty के अंदर they are 30% of the seas are protected areas by the year 2030। पहली बात, इसका मतलब आप लगा लो कि you are creating special zones where wildlife and plants can be safe from harm। मतलब ऐसा लगा जैसे सेंचुरी होती है ना, मतलब ऐसा लगा लो इट इज अ बिग सेंचुरी फॉर मेराइन लाइफ, मेराइन प्रोटेक्टेड एरियाज, ऐसे लगा लो, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर एस्टैब्लिशिंग दी वास्ट मेराइन प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, शेयर दी आउट दी जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ द हाई सी। तो ट्रीटी इंक्लूड करती है रूल्स फॉर एक्टिविटीज लाइक डीप सी माइनिंग, जहाँ पर वेयर कंपनीज डिग फॉर द मिनरल्स बिफोर स्टार्टिंग दीज एक्टिविटीज, अब दे हैव टू डू असेसमेंट टू सी इफ दे विल कॉज हार्म टू द एनवायरमेंट। तीसरा, ट्रीटी ये भी बात करती है टू मेक श्योर कि जो पोल्यूशन कर रहा है ना ओशन के अंदर, वो रिस्पॉन्सिबल भी है फिर क्लीन अप के लिए। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, इफ समवन मेक्स अ मेस इन द ओशन यू हैव टू फिक्स इट। So the treaty gives guidance on how to manage the ocean in a way that protects it from climate change and keeps the ecosystem healthy. So it's important to make sure that the oceans can continue to absorb the carbon dioxide, they maintain their balance, और यही सब कुछ है। Strengthening the resilience, it offers guidance, tackle the adverse effect of the climate, restore ecosystems integrity। फिर उसके बाद यहाँ पर ये ट्रीटी राइट्स और नॉलेज ऑफ इंडिजीनियस पीपल को भी एक्नॉलेज करती है, क्योंकि देर इज अ वेरी नीड टू हैव दिस फेयर एंड इक्विटेबल शेयर ऑफ बेनिफिट्स, कंसीडर्स दी स्पेशल सर्कमस्टांसेस फॉर दोज हु हैव, जो स्मॉल आइलैंड्स पे हैं, लैंडलॉक्ड डेवलपिंग नेशंस हैं, उनके लिए भी। सो और ये जो ट्रीटी है इट विल एस्टैब्लिश कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि दे विल मीट पीरियोडिकली एंड मेंबर स्टेट्स विल बी हेल्ड टू अकाउंट ऑन द इशू सच एज गवर्नेंस एंड बायोडाइवर्सिटीज। सो आई थिंक अब आपको ये ट्रीटी के हाईलाइट समझ आ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल बन सकता है मेंस में, तो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस। मियावाकी प्लांटेशन जो है, प्राइम मिनिस्टर इन इट्स रीसेंट एपिसोड मन की बात उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। अब ये मियावाकी प्लांटेशन क्या है? मियावाकी प्लांटेशन बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अनोखा है। मतलब ये नाम पड़ा आफ्टर द जापानीज बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी। सो दिस मेथड इन्वॉल्व जहाँ पर आप 2 या 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिजीनियस ट्रीज को प्लांट कर रहे हो विद इन दैट स्क्वायर मीटर। और 1970 में मेथडोलॉजी आई थी जिसके अंदर आप क्या करते हैं, यू आर क्लोजली प्लांटिंग द ट्रीज और उसके बाद दे क्रिएट अ डेंस फॉरेस्ट, राइट। सो दिस इज द केस। सो in this method, like 2 से 4 different kinds of native trees they are planted close together in every square meter of the land, जिससे dense forest बनता है, and lots of trees they are growing closely together. So the great thing about this method is कि एक बार ट्री प्लांट हो गया ना, so they can take care of themselves, खुद से कर लेंगे। मतलब आपको फालतू उंगली करने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप अपना काम करो, वो सेल्फ सस्टेनिंग है। They can survive, they can grow without human interventions, and to grow to the full height उनको सिर्फ they just need 3 years. So इसका अपना सिग्निफिकेंस है। जब आप एक डेंस फॉरेस्ट क्रिएट कर रहे हो विद दिस मेथड, मतलब दे आर एब्जॉर्बिंग डस्ट पार्टिकल्स ऑल्सो, आपकी एयर को साफ कर रहे हैं, राइट। ट्रांसपिरेशन से अगल फॉरेस्ट क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, अगल बगल की हवा को ठंडा रखते हैं और साथ ही साथ टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं और
जैसे कि सम कॉमन इंडिजीनियस प्लांट दैट आर यूज इन दिस फॉरेस्ट आर जैसे अंजन, आंवला, बेल, अर्जुन, ये सब कुछ दे प्लांट्स हैव अडॉप्टेड टू द लोकल एनवायरमेंट्स ओवर टाइम और वेल सूटेड हैं टू थ्राइव इन दैट एरिया. So these forests also create a new ecosystem, which means they provide a habitat for many different plants, animals, biodiversity increase होती है, they maintain a healthy balanced ecosystem, and the presence of different plants and animals in the forest contributes to the fertility of the soil also, making it more nutritious, more suitable for the plants to grow. यहाँ से सवाल भी बन सकता है, ठीक है, मियावाकी से मेंस में सवाल बन सकता है, तो ध्यान में रखना. अगला जो आर्टिकल है दैट इज W20 समिट. क्या है ये वुमेन 20 समिट, G20 प्रेसिडेंसी एज अ पार्ट ऑफ इट, जो इंडिया के पास है. महाबलीपुरम तमिलनाडु में समिट हुई, जिसका थीम है विमेन लेड डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्म, थ्राइव एंड ट्रांसेंड. तो बेसिकली समिट हाईलाइट कर रही है पावर ऑफ विमेन एम्पावरमेंट को, और जो इश्यूज अभी भी हैं, इनविजिबल बैरियर्स होते हैं ना, उनको, एंड टू प्रिवेंट द विमेन फ्रॉम, जो बैरियर्स जो बायस विमेन को रोक रहे हैं फ्रॉम रीचिंग द हायर पोजीशंस. इस सबमिट के अंदर जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, PM मुद्रा स्कीम, जेम पोर्टल, जिसकी वजह से दे अलाउड विमेन्स एक्सेस टू मार्केट, तो ये सब भी हाईलाइट किया गया. जेंडर डिस्पैरिटीज, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के अंदर उनको भी हाईलाइट किया, जो विमेंस फेस कर रही है, इनइक्वालिटीज फेस कर रही हैं, इंक्लूडिंग दी लाइक हाउ एक्सेसिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज. पार्टिसिपेंट्स ने यहाँ पर दे डिस्कस सिस्टमैटिक बैरियर्स, लैक ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट, लिमिटेड प्रॉपर्टी राइट्स हैं, ये सारी विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को हिंडर करती है. स्ट्रेंथ, रिजिलियंस और विमेंस की प्रोग्रेस जो है उसको भी विटनेस किया गया और उसको सेलिब्रेट भी किया गया. रही बात W20 की, तो एक ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप है अंडर दी G20, 2015 में एस्टैब्लिश हुआ था जब टर्की के पास G20 की प्रेसिडेंसी थी तब, एंड फर्स्ट समिट वाज हेल्ड देयर. अभी इंडिया के पास है, तो इंडिया एज्यूम दी प्रेसिडेंसी फ्रॉम W20 इंडोनेशिया. पहले इंडोनेशिया के पास थी, अब इंडिया के पास है. अब इंडिया के बाद आगे किसके पास होगी वो बताओगे आप कमेंट सेक्शन के अंदर. तो ये सेशन के लिए इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने कवर करे हैं. मेक श्योर मेंस का आंसर ज़रूर लिखें. जो भी हमने आज एक आर्टिकल कवर किया एडिटोरियल, उससे आप एक बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो. मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिया कैसा आएगा. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. विल मीट यू टुमारो विद अदर आर्टिकल्स. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना सेशन कैसा लगता है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एज वेल. थैंक यू एवरीवन, टेक केयर.